अगर कोई विषय आपको यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ मुख्य परीक्षा क्वालिफाई करने में मुख्य भूमिका का निर्वहन करेगा, तो उस सब्जेक्ट का नाम है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था से न केवल प्रारंभिक परीक्षा में अच्छी संख्या में प्रश्न पूछे जाते हैं, बल्कि मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र 3 में भी ये मुख्य भूमिका का निर्वहन करता है। इससे सबसे अधिक संख्या में प्रश्न आते हैं। इसलिए अर्थव्यवस्था के सेक्शन पर पकड़ बनाना आपके लिए बेहद जरूरी है, और इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए हम हर सप्ताह एक प्रोग्राम लेकर के आते हैं जिसका नाम है इकोनॉमी दिस वीक। इस प्रोग्राम में हम पिछले एक सप्ताह में लगातार चर्चा में रही अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई खबरों पर आपके साथ विस्तार से बात करते हैं, ताकि इन खबरों पर आपकी एक समझ का निर्माण किया जा सके, समझ को बनाया जा सके, जिसका प्रयोग आप अपनी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों ही स्तरों पर कर सके। तो चलिए आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और आज की सबसे पहली खबर को देखते हैं जो इस सप्ताह लगातार चर्चा में रही है। एक खबर यही है कि लगातार जो कच्चा तेल है उसकी कीमत बढ़ने से क्या भारत की जीडीपी पर या वैश्विक जीडीपी पर कोई नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, जो हमारी आर्थिक समृद्धि दर है उस पर नकारात्मक असर पड़ेगा। इसी पर एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट आई है, महत्वपूर्ण अध्ययन आया है इकरा रेटिंग का। तो इकरा रेटिंग ने कुछ महत्वपूर्ण अपने ऑब्जर्वेशंस, अपने पर्यवेक्षण यहाँ पर अभिव्यक्त किए हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं ताकि आपकी एक समझ बने कि विश्व में जो घटनाक्रम चल रहे हैं जिसके कारण कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है, उसका प्रभाव किस प्रकार से भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। इकरा रेटिंग्स ने ये कहा है कि यदि कच्चे तेल की जो कीमतें हैं वो वर्तमान स्तर पर बनी रहती हैं, तो जो फाइनेंशियल ईयर 26 है, यानी जो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 है, उसके लिए भारत का जो जीडीपी ग्रोथ अनुमान, जो सकल घरेलू उत्पाद ग्रोथ अनुमान, समृद्धि अनुमान उसने अभिव्यक्त किया है, वो 6.2 का अभिव्यक्त किया है। और इसका कहना है कि इसमें कोई बदलाव नहीं होगा अगर तेल की कीमतें, कच्चे तेल की कीमतें उसी स्तर पर बनी रहती हैं जो कि वर्तमान स्तर है। इसके अलावा यदि तेल की कीमतें लगातार वर्तमान स्तर से ऊपर जाती हैं, तो ये भारत की आर्थिक समृद्धि पर एक नकारात्मक असर डाल सकता है, भारत की आर्थिक समृद्धि पर एक दबाव भी डाल सकता है। भारत की कंपनियों की इसके माध्यम से लाभप्रदता, जो प्रॉफिट है, वो भी नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकता है, और जो जीडीपी ग्रोथ अनुमान है वो भी नीचे की तरफ एक बार फिर से संशोधित करने पड़ सकते हैं। ये इकरा रेटिंग्स का कहना है। इकरा ने पहले ही फाइनेंशियल ईयर 2025 के 6.5% ग्रोथ अनुमान से फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए जो ग्रोथ अनुमान है उसको घटा करके 6.2% किया है। यानी जो फाइनेंशियल ईयर 25 में भारत की ग्रोथ रही है वो सामान्य तौर से 6.5% के आसपास रही है, और 26 में 6.2% के आसपास रहने की उम्मीद है इकरा रेटिंग्स के अनुसार। लेकिन इसका ये कहना है कि अगर तेल की कीमतों में कोई बहुत बड़ा बदलाव होता है, उसमें वृद्धि होती है, तो भारत के जो ग्रोथ अनुमान है उसमें हमें नीचे की तरफ संशोधन करना पड़ सकता है। ये जो ग्रोथ अनुमान है इसमें और ज्यादा कटौती करनी पड़ सकती है, और इसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि भारत अपनी तेल जरूरतों का लगभग 85% आयात से पूरा करता है। चलिए इसके बारे में सामान्य जानकारी हासिल करते हैं। कच्चे तेल की कीमतों की वर्तमान स्थिति के बारे में बात करते हैं। अगर हम ब्रेंट क्रूड की कीमतों के बारे में बात करें तो पिछले सप्ताह 10% से बढ़कर के ये कितनी हो गई है, $77 प्रति बैरल के पास पहुंच गई है। जब हम ब्रेंट क्रूड की बात करते हैं तो ब्रेंट क्रूड किस प्रकार का कच्चा तेल है, जिसके आधार पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें तय होती हैं। ये एक मानक कच्चे तेल के रूप में काम करता है। ब्रेंट क्रूड एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि उत्तरी जो सागर है, नॉर्थ सी जो है, नॉर्थ सी यूरोप के ऊपरी हिस्से में आपको देखने को मिलेगा। वहां पर तेल की एक किस्म पाई जाती है जिसको हम ब्रेंट के नाम से जानते हैं, और ब्रेंट के अलावा वहां पर कई और किस्में भी पाई जाती हैं। तो इसमें ब्रेंट ब्लेंड करके हम उसको एक रो के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में उसकी मूलभूत कीमत क्या रहती है उसको एक मानक के रूप में लेकर के चलते हैं। तो ब्रेंट क्रूड की जो कीमतें हैं वो पिछले सप्ताह 10% से अधिक बढ़ी हैं, और बढ़कर के कितनी हो गई है, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में $77 प्रति बैरल के पास पहुंच गई है। और तेल की कीमतों में हालिया वृद्धि का जो सबसे प्रमुख कारण बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है ईरान और इजराइल के बीच जो संघर्ष तीव्र हुआ है वो सबसे प्रमुख कारण है। 13 जून 2025 से अब तक कीमतें $64-65 से बढ़कर के $74-75 के पास प्रति बैरल के आसपास पहुंच गई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के माध्यम से तेल आपूर्ति बाधित होने की आशंका है,
और उसने वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को खतरे में डाल दिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहां पर है? आप देख सकते हैं, ये पर्सियन गल्फ है, फारस की खाड़ी है और ये अरेबियन सी है, और ये यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नाम से जाना जाता है। यहाँ यूएई की स्थिति है, सऊदी अरब की स्थिति है, इराक की स्थिति है, ईरान की स्थिति है। भारत भी इन्हीं सब देशों से तेल की बड़ी आपूर्ति करता है, और अगर यहाँ पर किसी प्रकार का संघर्ष छिड़ता है ईरान में और इधर इजराइल के बीच, तो यहाँ से होने वाली तेल आपूर्ति बहुत बड़े स्तर पर प्रभावित हो सकती है, जिसका प्रभाव न केवल भारत पर पड़ेगा बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आप इसके प्रभावों को अनुभव करेंगे। भारत के तेल आयात के बारे में सामान्य जानकारी हासिल कर लेते हैं और देखते हैं कि वो जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है, जो हमारा चालू खाता घाटा है, उस पर किस प्रकार से असर डालता है। चालू खाता घाटा में हम वस्तुओं के आयात और निर्यात, सेवाओं के आयात और निर्यात, इसके अलावा ऐसे विदेशों से प्राप्त धन जो किसी प्रकार की देयता एस्टेब्लिश नहीं करते, जैसे हम प्रेषित धन, यानी जो रेमिटेंस हमें प्राप्त होता है वो देयता एस्टेब्लिश नहीं करता, वो भी चालू खाते का हिस्सा होता है। और साथ ही किसी अन्य देश से जो हम किसी अन्य देश को जो हम पैसा दिए रहते हैं, उससे हमें ब्याज प्राप्त होता है, अन्य प्रकार के लाभांश प्राप्त होते हैं, वो भी चालू खाता के अंतर्गत आते हैं। तो ये सारी चीजें, इनका जो टोटल निर्यात आयात का जमा घटाव है, वो हमारे चालू खाते घाटे को निर्धारित करता है, और चालू खाते घाटे पर हमारे तेल आयात का भी बहुत बड़ा असर पड़ता है, तेल की कीमतों का बड़ा असर पड़ता है, क्योंकि भारत अपनी तेल की जरूरतों का 85% का क्या करता है? आयात करता है। अपनी आवश्यकताओं के लिए उसे आयात करना पड़ता है। इकरा का अनुमान है, यानी इकरा जो रेटिंग्स है उसका अनुमान है कि फाइनेंशियल ईयर 2026 में चालू खाता घाटा जीडीपी का 1.2% से 1.3% रहने की उम्मीद है। यदि औसत कच्चे तेल की कीमतों में $10 प्रति बैरल की वृद्धि होती है, तो तेल का जो आयात बिल है वो 13 से 14 बिलियन डॉलर तक बढ़ सकता है, और इससे चालू खाता घाटा में 0.3% जीडीपी के बराबर का अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है। ये इकरा रेटिंग्स का कहना है। भारत का जो 45% से 50% कच्चा तेल है वो इराक, सऊदी अरब, कुवैत और यूएई से होता है। तो आप देख सकते हैं कि ये इराक है, ये सऊदी अरब है, ये यूएई है और ये कुवैत है, और ये यहां से ही भारत का तेल आयात होता है, भारत को तेल आता है। कितना आता है? लगभग 40 से 50% कच्चा तेल इन्हीं देशों से भारत का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है, जिनका परिवहन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होता है। और इस प्रकार से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की पूरी स्थिति, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास की जो पूरी स्थिति है, जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, वो भारत पर बहुत बड़ा असर डालती है। भारत का 60% प्राकृतिक गैस का आयात भी इसी मार्ग से, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के माध्यम से ही होता है, 60%। तो आप देख सकते हैं कि भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का कितना बड़ा हिस्सा यहां से आयात करता है, और इसलिए ईरान और इजराइल के बीच बढ़ता संघर्ष, बढ़ती एक प्रकार से युद्ध की स्थिति बहुत बड़े स्तर पर भारत की आर्थिक स्थिति को प्रभावित कर सकती है। आगे बढ़ते हैं और इसके प्रभाव के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। अगर कच्चे तेल की कीमतें उच्च स्तर पर बनी रहती हैं, तो जो अपस्ट्रीम कंपनियां हैं, जैसे ओएनजीसी, अपस्ट्रीम कंपनियां किसको कहते हैं? जो तेल को एक्सप्लोर करती हैं, उसकी खोज करती हैं और उसका उत्पादन करती हैं, प्रोडक्शन करती हैं। डाउनस्ट्रीम कंपनियां को क्या होती हैं? जो कच्चे तेल को खरीदती हैं, उसको रिफाइन करती है, प्रोसेस करती हैं, डीजल, पेट्रोल और एलपीजी के रूप में बेचती हैं, उनको हम कहते हैं डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम क्या करती हैं? एक्सप्लोर करती हैं, प्रोडक्शन करती हैं कच्चे तेल का, जैसे ओएनजीसी। तो अपस्ट्रीम कंपनियों की लाभप्रदता बनी रहेगी अगर कच्चे तेल की कीमतें बने ऊपर जाती हैं, और उनके पूंजीगत निवेश पर असर नहीं होगा, क्योंकि उनको तो लाभ ही होने वाला है अगर कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती हैं। इसके अलावा जो डाउनस्ट्रीम कंपनियां हैं, जो प्रोसेस करती हैं, रिफाइनरी के माध्यम से शुद्ध करती हैं और प्रोसेस करती हैं कच्चे तेल को, उसके माध्यम से उसको पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के माध्यम से, जो प्राकृतिक गैस है उसे आप कह सकते हैं कि एलपीजी के रूप में बेचती हैं, उनकी कीमत कच्चे तेल को खरीदने की बढ़ जाएगी। और आप ये भी जानते हैं कि उपभोक्ताओं पर असर न पड़े, इसके लिए भारत सरकार एलपीजी पर सब्सिडी भी प्रदान करती है, और इन कंपनियों पर दबाव भी रहता है कि वो अपना जो कीमत है वो एक सीमा से ज्यादा न बढ़ाए, इसलिए इनको नुकसान होने की उम्मीद है। इनका मार्केट मार्जिन कम हो सकता है, एलपीजी सब्सिडी से इनकी हानि हो सकती है। एलपीजी सब्सिडी के माध्यम से सरकार इनकी कुछ हानि की पूर्ति कर सकती है, लेकिन सारी हानि की पूर्ति नहीं कर सकती, इस प्रकार के अनुमान अभिव्यक्त किए गए हैं। थोक जो महंगाई है
उस पर भी तेज असर पड़ सकता है। तेल की कीमतों में 10% वृद्धि से जो थोक मूल्य सूचकांक है उसमें 80 से 100 बेसिस पॉइंट तक बढ़ोतरी हो सकती है, यानी 1% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। अगर हम खुदरा महंगाई की बात करें तो उस पर कम असर पड़ने की उम्मीद है। उसमें केवल 20 से 30 बेसिस पॉइंट की वृद्धि होने की संभावना है, यानी 0.2 से 0.3% ही उसमें वृद्धि होने की संभावना है उपभोक्ता वस्तुओं में। फिलहाल सार्वजनिक क्षेत्र की जो तेल कंपनियां हैं वो उपभोक्ताओं पर मूल्य वृद्धि का बोझ डालने से बच रही हैं, जिससे उनके मार्जिन पर दबाव बना रह सकता है। ये कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष है। अगर तेल की कीमतों में बदलाव होता है, उसमें बढ़ोतरी होती है, तो किस प्रकार के असर होंगे, उसका एक खाका हमने आपके सामने प्रस्तुत किया है। दूसरी खबर हमारी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी के पब्लिक सेक्टर यूनिट्स या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों से जुड़ी हुई है। हाल ही में सेबी ने यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने, जो हमारा महत्वपूर्ण बाजार नियामक संस्था है सेबी, उसके बोर्ड ने 19 जून 2025 को कई नए प्रस्ताव रखे हैं। ये प्रस्ताव क्या है, इन प्रस्तावों के बारे में एक सामान्य जानकारी हासिल करते हैं। ये प्रस्ताव ये है कि एक तो सार्वजनिक क्षेत्र के जो उपक्रम है यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, इनकी स्वैच्छिक डीलिस्टिंग की जाए। इनकी स्वैच्छिक डीलिस्टिंग का मतलब क्या होता है? डीलिस्टिंग का क्या, सबसे पहले डीलिस्टिंग का मतलब समझिए। डीलिस्टिंग का मतलब होता है कि शेयर बाजार से इनको बाहर निकालना, शेयर बाजार में इनकी उपस्थिति को हटाना, जिससे इनके शेयर आम व्यक्ति न तो खरीद सकता है न बेच सकता है। डीलिस्टिंग कहते हैं उसको। स्वैच्छिक का मतलब है अपने स्वयं के निर्णय के माध्यम से, और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का मतलब आप समझते हैं जिसमें सरकार की हिस्सेदारी होती है। तो इनकी स्वैच्छिक डीलिस्टिंग के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके मतलब को विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। इसका मतलब क्या है अभी हम विस्तार से जानेंगे, पहले निर्णय देख लेते हैं। दूसरा निर्णय है जो वैदेशिक पोर्टफोलियो निवेशक हैं, यानी जो पोर्टफोलियो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, उनको कुछ नियामकीय छूट प्रदान की जाएगी, कुछ रेगुलेटरी छूट प्रदान की जाएगी ताकि उनके निवेश को बढ़ाया जा सके। इसके अलावा जो हमारे वैकल्पिक निवेश फंड्स हैं, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं, जो पारंपरिक म्यूचुअल फंड से डिफरेंट होते हैं और अचल संपत्तियों जैसी संपत्तियों में निवेश करते हैं, उनके लिए सह निवेश को भी आसान बनाया गया है, को इन्वेस्टमेंट को भी आसान बनाया गया है। इनके जो प्रबंधक हैं, इनमें जो निवेश करने वाले हैं, वो अन्य क्षेत्रों में भी निवेश कर सके और आसानी से कर सके, उसके लिए भी कुछ महत्वपूर्ण चीजों को आसान बनाने का प्रयास किया गया है। इसके अतिरिक्त जो हमारा नेशनल स्टेक एक्सचेंज लिमिटेड है, नेशनल स्पोर्ट एक्सचेंज लिमिटेड है, जो कि वस्तुओं का कारोबार करता है, एक प्रकार से आप कह सकते हैं कमोडिटी ट्रेडिंग इसके माध्यम से होती है। इसमें ट्रेडिंग करने वाले जो कुछ स्टॉक ब्रोकर हैं, उनके लिए सेबी ने निपटान योजना लागू की है ताकि वे नियामकीय कार्रवाइयों का शीघ्र समाधान कर सके। वस्तुतः नेशनल स्पोर्ट एक्सचेंज लिमिटेड में वर्ष 2013 में एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ था, लगभग 5600 करोड़ रुपए से भी ऊपर का। उसमें कुछ स्टॉक ब्रोकर्स की भूमिका थी, जिसके माध्यम से उसके बाद उन पर केस चलाया गया, और उसमें ऐसे बहुत से मामले हैं जिनका निपटारा अब तक नहीं हो सका है। इसलिए सेबी ने अब निपटान योजना, सेटलमेंट स्कीम लागू की है ताकि कुछ नियामकीय कार्रवाइयों का कुछ महत्वपूर्ण तीव्र गति से समाधान संभव हो सके। तो थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि टॉपिक ऐसा ही है, थोड़ा हल्का सा आपको हो सकता है बोरियत भी लगे, लेकिन इसको ठीक से समझ लीजिए, आपके लिए महत्वपूर्ण है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के लिए स्वैच्छिक डिलिस्टिंग के विशेष उपाय किस प्रकार से किए गए हैं? सेबी ने यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने उन पीएसयूज यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के लिए इसमें बीमा कंपनियों को छोड़ दिया गया है, जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है उनको छोड़ दिया गया है, और बैंक को छोड़ दिया गया है। इनको छोड़ करके जितने भी पीएसयूज हैं उनके लिए विशेष डीलिस्टिंग प्रावधान अपनाए हैं, जिनमें सरकार और अन्य पीएसयू की जो संयुक्त हिस्सेदारी है वो 90% या उससे अधिक है। यानी वही कंपनियां स्वैच्छिक रूप से शेयर बाजार से डिलिस्टिंग हो सकती है जिनमें सरकार और अन्य पीएसयूज की हिस्सेदारी या तो 90% है या उससे अधिक है। इसके लिए एक महत्वपूर्ण उपाय कर दिया है उनकी डीलिस्टिंग के लिए। इसके अलावा जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम है, उनके लिए फिक्स्ड प्राइस डीलिस्टिंग प्रक्रिया अपनाई जाएगी। एक फिक्स्ड प्राइस कर दिया गया है, और फिक्स्ड प्राइस करने का मतलब क्या है कि शेयर को न्यूनतम फ्लोर प्राइस, यानी आप जानते हैं कि इनके शेयर बहुत से लोगों के पास होगा, तो अगर लोग ये कंपनियां शेयर बाजार से डिलिस्ट हो जाएंगी तो लोगों को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि शेयरों के लिए एक न्यूनतम कीमत निर्धारित कर दी गई है, और उस न्यूनतम
कीमत पर भी उसे जो न्यूनतम कीमत निर्धारित हुई है उससे कम से कम 15% अधिक कीमत पर खरीदना अनिवार्य होगा। 15% का जो प्रीमियम है वो कम से कम उन्हें प्राप्त होगा, ताकि जो ऑलरेडी शेयर धारक हैं उनको किसी प्रकार का नुकसान न हो। इसके अलावा इस प्रक्रिया से सरकार को अपने अधिग्रहण एक्विजिशन को सरलता से पूर्ण करने का अवसर मिलेगा और शेयर बाजार से प्रभावी रूप से अलग अलग पीएसयूज को डीलिस्टेड भी किया जा सकेगा, उनकी डीलिस्टिंग की जा सकेगी। दूसरा उपाय क्या है सेबी का? विदेशी नियामक निवेशकों के लिए नियामकीय छूट प्रदान की गई है। यानी जो विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक हैं, जो कहां पर निवेश करते हैं, भारत के स्टॉक बाजार में निवेश करते हैं, भारत के स्टॉक्स में निवेश करते हैं, भारत के बॉन्ड्स में निवेश करते हैं, उनके लिए कुछ नियामकीय रेगुलेटरी छूट प्रदान की गई है। ये ऐसे निवेशक हैं जो भारत में किसी प्रकार से कोई स्थायी रूप से कंपनी स्थापित नहीं कर रहे हैं, कोई एक प्रकार से कार्यालय नहीं खोल रहे हैं, कोई फैक्ट्री नहीं खोल रहे हैं, बल्कि भारत से कुछ लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, भारत के स्टॉक मार्केट से कुछ लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए बॉन्ड्स में निवेश करते हैं, स्टॉक शेयरों में निवेश करते हैं, तो स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं और उसके माध्यम से एक अस्थायी लाभ रूप से जैसे जैसे मार्केट बढ़ता है उससे लाभ उठाने की कोशिश करते हैं। तो जिन विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों का निवेश केवल सरकारी प्रतिभूतियों यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में है, उन्हें अब नो योर कस्टमर की जो समीक्षा है वो आरबीआई के नियमों के अनुरूप कम बार करनी पड़ेगी। यानी पहले उन्हें बार बार नो योर कस्टमर की समीक्षा आरबीआई के नियमों के अनुरूप करनी पड़ती थी, बार बार करनी पड़ती थी उसकी समीक्षा, लेकिन अब उसकी संख्या को सीमित कर दिया गया है, घटा दिया गया है। तो ये आसान कर दिया है रेगुलेटरी नियमों को। इसके अलावा ऐसे निवेशकों को अब फुली एक्सेसिबल रूट यानी एफआईआर के तहत निवेश करते समय इन्वेस्टर ग्रुप डिटेल्स प्रस्तुत नहीं करने होंगे। यानी जब ये फुली एक्सेसिबल रूट यानी जहां पर पूरी इनकी पहुंच होती है उसके माध्यम से कहीं पर निवेश करते हैं तो इन्हें पूरे इन्वेस्टर ग्रुप डिटेल्स अब प्रस्तुत नहीं करने होंगे। उसमें भी कुछ महत्वपूर्ण छूटें इन्हें प्रदान की गई हैं। सेबी ने यह भी स्पष्ट किया है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं उनको सभी महत्वपूर्ण बदलावों की जो सूचना है वो 30 दिनों के भीतर देनी होगी। पहले ये सूचना है ये 7 दिनों के भीतर इनको देनी पड़ती थी। ये छूट ऐसे समय पर आई है जब जेपी मॉर्गन, ब्लूमबर्ग, एफटीएससी रसल जैसे वैश्विक इंडेक्स जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को अपने सूचकांकों में शामिल कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार की छूट देने से भारत में निवेश को बढ़ावा दिया जा सकता है और एक महत्वपूर्ण कदम सेबी के द्वारा उठाया गया है बाजार को बेहतर करने का, बाजार को संरक्षित रखने का। एक और महत्वपूर्ण बदलाव एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान को लेकर के किया गया है। एम्प्लॉय स्टॉक एक्सचेंज जो ऑप्शन प्लान होता है ये अपने आप में शेयर आधारित लाभ को अभिव्यक्त करता है। पहले क्या होता था, पहले यदि किसी स्टार्टअप के संस्थापक को, कोई भी स्टार्टअप है उसका संस्थापक है, उसको अपना इनिशियल पब्लिक ऑफर लाना होता था, आईपीओ लाना होता था। आईपीओ के समय प्रोमोटर के रूप में उसको वर्गीकृत किया जाता था। अगर कोई भी संस्थापक है वो आईपीओ लाना चाहता है तो उसको प्रोमोटर यानी प्रवर्तक के रूप में वर्गीकृत किया जाता था और जो प्रमोटर के रूप में उसको वर्गीकृत किया जाता था तो उसे एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान जैसे शेयर आधारित लाभ को आईपीओ से पहले समाप्त करना पड़ता था। ये जो शेयर आधारित लाभ है इसको आईपीओ जारी करने से पहले समाप्त करना पड़ता था। अब नए प्रस्ताव में क्या अनुमति दी गई है? ये अनुमति प्रदान की गई है कि यदि किसी संस्थापक को ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस यानी DRHP दाखिल करने से कम 1 वर्ष पहले उसने एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान या अन्य लाभ उसे मिले हैं तो वे उसे आईपीओ के बाद भी बना करके रख सकते हैं। यानी ये DRHP क्या होता है, जब भी कोई आईपीओ जारी करना चाहता है कोई कंपनी तो उसे अपनी पूरी योजना के बारे में बहुत सी इंफॉर्मेशन की कंपनी क्या करती है, मुख्य रूप से उसका कार्यक्षेत्र क्या है, वो आईपीओ क्यों लाना चाहती है, उसके पीछे के आधार क्या है, इसके बारे में एक पूरा प्रोस्पेक्टस बनाना होता है जिसको हम कहते हैं ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। तो पहले क्या होता था, किसी संस्थापक को DRHP दाखिल करने से कम 1 वर्ष पहले अगर वो आईपीओ लाना चाहता है तो उसे अपना ESOPs शेयर आधारित लाभ समाप्त करने पड़ते थे। लेकिन अब क्या कर दिया है, DRHP दाखिल करने से कम 1 वर्ष पहले अगर किसी ने
ESOP यानी एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान या अन्य लाभ, शेयर आधारित लाभ किसी को प्रबंधक को प्राप्त हुए हैं तो वो अपना आईपीओ बना करके रख सकता है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। यह बदलाव विशेष रूप से रिवर्स फ्लिंग यानी फ्लिपिंग, रिवर्स फ्लिपिंग किसको कहते हैं? जब विदेश से भारत में कंपनी स्थानांतरित होती है तो ऐसी कंपनियां जो विदेश से भारत में स्थानांतरित होंगी, ऐसी कंपनियों को विशेष लाभकारी सिद्ध होगा क्योंकि वो अब अपने शेयर आधारित लाभ को बना करके रख सकते हैं अगर वो भारत में आईपीओ जारी करना चाहते हैं। तो इसका एक महत्वपूर्ण परिणाम यह है सेबी के निर्णय का। तो हमने इस निर्णय पर भी बात कर ली। तो ये कुछ महत्वपूर्ण निर्णय थे सेबी के। अब हम एक और रिपोर्ट पर बात करते हैं, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट पर, जो कि विद्युत उत्पादन क्षमता से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की ताजा रिपोर्ट के अनुसार भारत पिछले 5 वर्षों में सबसे तेज गति से विद्युत उत्पादन क्षमता में विश्व में तीसरे स्थान पर खड़ा है। भारत से ऊपर केवल चीन और अमेरिका है। भारत ने पिछले 5 वर्षों में विद्युत उत्पादन में, बिजली उत्पादन में इतनी तेजी से गति पकड़ी है कि वो विश्व भर में तीसरे नंबर पर आ गया है। चीन और अमेरिका ही उससे आगे है। रिपोर्ट में भारत की ऊर्जा मांग में वृद्धि का भी महत्वपूर्ण उल्लेख किया गया है और यह बताया गया है कि जो भारत में ऊर्जा बिजली की मांग में वृद्धि हुई है उसके कई कारण हैं, जिसमें से एक शहरीकरण एक बहुत बड़ा कारण है, साथ ही ग्रामीण विकास एक बहुत बड़ा कारण है। ग्रामीण विकास के कारण ग्रामीण भारत में बिजली की मांग बहुत बड़ी है। भारत में औद्योगिकरण भी बहुत बड़े स्तर पर हुआ है। तो ये सारे कारण, इसके अलावा भारत में एयर कंडीशनर जैसे उपकरणों की मांग भी बहुत तेजी से बढ़ी है। तो इन सब कारणों ने मिलकर के बिजली की मांग को भारत में बढ़ाया है। रिपोर्ट ये भी बताती है कि भारत ने स्वच्छ ऊर्जा की ओर संक्रमण भी बहुत तेजी से किया है, ट्रांजिशन बहुत तेजी से किया है। स्वच्छ ऊर्जा की ओर भारत का लगातार झुकाव बढ़ रहा है और भारत में ऊर्जा उत्पादन वृद्धि का एक महत्वपूर्ण कारक ये भी बना है कि भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन, पवन ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। स्वच्छ ऊर्जा की ओर भारत का झुकाव बढ़ा है। भारत की विद्युत उत्पादन क्षमता की बात करें तो भारत ने सभी ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से विद्युत उत्पादन का विस्तार किया है, चाहे वो परंपरागत स्रोत हो चाहे गैर पारंपरिक स्रोत हो। परंपरागत स्रोतों में कोयला और गैस के माध्यम से बिजली उत्पादन आता है और गैर पारंपरिक में नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा जैसे साधन शामिल होते हैं। सौर ऊर्जा के अंतर्गत सौर फोटोवोल्टिक, सोलर पीवी की विशिष्ट भूमिका है और इससे संबंधित कई परियोजनाओं को विस्तार प्रदान किया गया है। वर्ष 2024 में भारत के कुल विद्युत क्षेत्र निवेश में 83% जो निवेश है वो स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं के अंतर्गत ही निवेश किया गया है। ये वैश्विक स्तर पर भारत की हरित ऊर्जा प्रतिबद्धता को मुख्य रूप से प्रकट करता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो भारत में जो विकास संस्थान है, भारत एक ऐसा देश है जो अलग अलग प्रकार की जो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उनसे बड़े स्तर पर निवेश प्राप्त करने में, उनसे बड़े स्तर पर धन प्राप्त करने में कामयाब हुआ है। अगर आप डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो ये किस प्रकार के फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस होते हैं? जैसे सिडबी को आप डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के रूप में व्याख्यायित करेंगे, इसी प्रकार से नाबार्ड भी इसी के अंतर्गत आएगा। इसी प्रकार से एक और संस्था है जैसे नेशनल हाउसिंग बैंक, एनएचबी भी इस प्रकार की जो संस्थाएं हैं, आईसीआईसीआई भी इसी के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये सारे डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं और विश्व भर में ऐसे डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं और भारत ने इनसे $2.4 बिलियन परियोजना विशिष्ट फंडिंग प्राप्त की है। और इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि भारत स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन की ओर तेजी से बढ़ सके, भारत में स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन साधनों का विस्तार तेजी से किया जा सके। भारत में निवेश की स्थिति अगर देखें इस पूरे सेक्टर में बिजली उत्पादन के अंतर्गत, तो भारत में बिजली उत्पादन के अंतर्गत, विद्युत उत्पादन के अंतर्गत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश 2030 में यानी एफटीआई 2023 में 5 बिलियन तक पहुंच गया, जो कि कोविड-19 पूर्व स्तर से लगभग दोगुना है। भारत सरकार ने सभी विद्युत उत्पादन और ट्रांसमिशन क्षेत्रों में, चाहे वो परमाणु ऊर्जा को छोड़ करके, जितने भी विद्युत उत्पादन और ट्रांसमिशन क्षेत्र है परमाणु ऊर्जा को छोड़ करके उसमें 100% एफडीआई की अनुमति प्रदान कर दी है, जिससे भारत को निवेश को बढ़ाने में मदद मिली है। हालांकि पिछले 2 वर्षों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश इस क्षेत्र में गिरा है और ये गिरावट कुछ मैक्रो इकोनॉमिक और क्षेत्रीय चुनौतियों के कारण हुई है। लगातार जो वैश्विक स्तर पर परिवर्तन होते रहते हैं, चाहे वो भू राजनीतिक बदलाव हो, चाहे अमेरिका के जो फेडरल रिजर्व है, अमेरिका जो सेंट्रल बैंक है, उसके द्वारा ब्याज दरों में होने वाले परिवर्तन हो, उसकी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। लेकिन जो दीर्घकालिक दृष्टिकोण है
भारत के विद्युत उत्पादन के अंतर्गत निवेश में वो लगातार सकारात्मक बना हुआ है। इस सब से यही पता चलता है। अब इन सभी टॉपिक से संबंधित एक एक प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। पहला प्रश्न है, इकरा रेटिंग्स के अनुसार भारत अपनी कुल ऊर्जा, तेल, ऊर्जा का मतलब यहाँ तेल से संबंधित, तेल से प्राप्त होने वाली ऊर्जा से है, तेल आवश्यकताओं का लगभग कितना प्रतिशत आयात करता है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, 60%, 70%, 85% या 90%। अगला प्रश्न है, सेबी के अनुसार किन पीएसयूज यानी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स या अंडरटेकिंग्स को विशेष डीलिस्टिंग सुविधा मिलेगी? आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है, जिनमें सरकार की हिस्सेदारी 51% से अधिक हो। दूसरा है, जिनमें निजी निवेशक 49% से कम हो। तीसरा है, केवल सार्वजनिक बैंक। और चौथा है, जिनमें सरकार और अन्य पीएसयूज की कुल हिस्सेदारी 90% या उससे अधिक हो। अगला प्रश्न है, आईईए यानी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 वर्षों में विद्युत उत्पादन क्षमता के अंतर्गत तीव्र वृद्धि में भारत का कौन सा स्थान रहा है? 4 ऑप्शन है आपके सामने। पहला ऑप्शन है पहला, दूसरा ऑप्शन है दूसरा, तीसरा ऑप्शन है तीसरा और चौथा ऑप्शन है चौथा स्थान रहा है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देने हैं। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।